दोस्तों वेलकम टू आस्क टेकी, जहाँ पे आप लोग सवाल पूछते हो और महीने में एक बार मैं Q&A करता हूँ। तो ट्विटर पे सवाल है, तो ट्विटर पे अगर मेरे को कोई सवाल पूछना चाहते हो तो ये है ट्विटर हैंडल, वहाँ पे जाके मुझे पूछ सकते हो। और अगले महीने की बात करते तो अगले महीने नवंबर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस महीने की बात करें तो आपके काफ़ी कमाल कमाल के सवाल है माइक्रोमैक्स से रिलेटेड, काफ़ी सारे सैमसंग से रिलेटेड, काफ़ी सारे दूसरे फ़ोन से भी रिलेटेड। तो सारे सवालों को कवर करते हैं और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन जो पहला सवाल है ना, वो है प्रसाद जोशी भाई को पूछ रहे हैं कि विच स्मार्टफोन बेस्ट A71 वर्सेस Pixel 4a, फिर कैन वी एक्सपेक्ट F41 हैज अ 3 ईयर सॉफ्टवेयर अपग्रेड, और व्हाट इज द फीचर ऑफ मिड रेंज एनी डेडिकेटेड गेमिंग फोन जस्ट लाइक ROG एयर ट्रिगर इन मिड रेंज। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इतने सारे सवाल मत पूछा करो, एक बार में एक सवाल पूछा करो ताकि बाकी लोगों के जो सवाल है ना वो मिस ना हो। लेकिन 3 सवाल पूछे, चलो क्लियर कर देता हूं। Pixel 4a वर्सेस A71, यहाँ पे ऑब्वियसली Pixel 4a ज़्यादा बेटर, लेकिन A71 की बैटरी डिस्प्ले कुछ चीज़ें बेटर है, लेकिन Pixel 4a में सॉफ्टवेयर सपोर्ट अच्छा है और आपको जो स्टेबिलिटी मिलती है, जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बेटर है, और जो कैमरा है वो बेटर है। पर्सनली मुझे चूज़ करना हो मैं तो Pixel 4a चूज़ करूँगा, लेकिन A71 भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें किसी को डिस्प्ले चाहिए और भी चीज़ों में इंटरेस्ट है किसी को तो सैमसंग के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन दोनों काफ़ी कंपेरेबल फ़ोन है, लेकिन मेरी चॉइस Pixel 4a होगा। F41 में मेरे को लगता नहीं कि 3 साल तक सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलेंगे। A51 A71 के लिए प्रॉमिस किया, लगता नहीं F41 में चीज़ होने वाली, क्योंकि F41 में देखा जाए जो नॉक सिक्योरिटी होता है ना वो भी देखने को मिला। और जो तीसरा क्वेश्चन है आपका ROG फ़ोन जैसा बजट में या फिर मिड रेंज में देखने को मिले, मेरे को लगता है कि हो सकती हैं चीज़ें, पॉसिबिलिटी है लेकिन कम है। अभी के समय कंपनीज का जो फोकस है ना, कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देना है। लेकिन ये कंसेप्ट भी अच्छा है कि अगर मिड रेंज की कैटेगरी में ROG फ़ोन जैसे गेमिंग फ़ोन आता है थोड़ी गेमिंग फ़ोन्स के लुक्स के साथ, तो वो थोड़ा बहुत हिट हो सकता है। लेकिन देखा तो PUBG बैन हो गया तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, शायद 2021 में कुछ देखने को मिल जाए। खैर ये बात हो जाती है। और इसके बाद ऋतिक भाई का सवाल ये है कि क्या एंड्रॉयड कभी आईफोन को टक्कर दे पाएगा? स्नैपड्रैगन 875 चिपसेट इंडिया में कब से देखने को मिलेगा, कौन से डिवाइस में? तो देखा तो एंड्रॉयड टक्कर दे सकता है, डेफिनेटली दे सकता है। पिक्सल लाइनअप है और भी काफ़ी सारी चीज़ें, और देखा जाए तो एंड्रॉयड में भी कंपनीज लगी पड़ी हैं। गूगल लगी पड़ी है, सैमसंग एक्सनोस को ताकतवर बना रही है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को ताकतवर बना रही है। मेरे को लग रहा है देगा, लेकिन शायद टाइम लगे, लेकिन डेफिनेटली देगा ज़रूर। वहीं बात करें स्नैपड्रैगन 875 वाले फ़ोन की, कुछ नहीं कहा जा सकता। लास्ट ईयर क्या लग रहा था, स्नैपड्रैगन 865 के पीछे जंग लड़ गई कि पहला फ़ोन इंडिया में कौन सा होगा, इसमें स्नैपड्रैगन 865 होगा, 5G होगा, और अगले साल भी इस टाइप की लड़ाई वगैरह हो सकती है। और एंड मोमेंट में 2 दिन पहले भी कहानी बदल सकती है। प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आज के समय कि पहला फ़ोन कौन सा होगा जो कि इंडिया में स्नैपड्रैगन 875 लेके आएगा। और इसके बाद टैग देखो जी का सवाल पूछ रहे हैं कि एज अ कस्टमर कैन यू स्पेंड 18,000 और अबव फॉर ए माइक्रोमैक्स ब्रांड एज ऑफ नाउ? डोंट यू थिंक बजट चाइनीज ब्रांड लाइक Xiaomi Realme will try to kill Micromax, be it on pricing front or marketing like creating tons of sponsored comparison videos? देखो सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैं एट द एंड ऑफ द डे बोलना चाहूँ कि लोगों को है ना आज के समय में माइक्रोमैक्स सपोर्ट दे रखा है, यानी कि माइक्रोमैक्स को लोग सपोर्ट करते हैं। और बात है कि 18,000 रुपये का अगर माइक्रोमैक्स फ़ोन लाती है, लेकिन अगर वो फ़ोन वाकई में अच्छा होता है लोग उसके ऊपर जाना पसंद करेंगे, लेकिन अगर फ़ोन अगर अच्छा नहीं है डेफिनेटली लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स को भी थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा। चाइनीज़ फ़ोन जैसी स्पेसिफिकेशन जो देते हैं लोग, वैसा ही कुछ लेके आना पड़ेगा, तभी लोग चल सकते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि स्पेसिफिकेशन देने से काम चल जाए, इसके अलावा कुछ और चीज़ें, सॉफ्टवेयर हो गया, आफ्टर सेल सर्विस हो गई, और कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें देखनी पड़ेंगी इन्हें जो कि आपको दूसरे फ़ोन्स में देखने को नहीं मिलती। तभी जो है ना लड़ाई तभी की जा सकती है। ऐसे देखा जाए तो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन अभी देखते हैं आने वाले समय माइक्रोमैक्स के फोन्स आने वाले, तो देखते कहानी क्या रहती है। इसके बाद रोहित भाई का सवाल है कि अगर माइक्रोमैक्स के अलावा प्रीमियम फ्लैगशिप फोन बनाने लगे तो एप्पल, आईफोन, सैमसंग नोट सीरीज को आप इंटरेस्ट लोगे क्या? मैं तो जरूर इंटरेस्टेड हूं, एंड दिस इज ऑल फॉर इंडिया। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, माइक्रोमैक्स लावा जैसी कंपनी को अपने फ्लैगशिप फोन बनाने चाहिए, लेकिन बात यह है कि काफी प्रीमियम में काफी बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, और एकदम से ऐसे टाइम पे कूदेंगे ना तो लगता नहीं कि इतना ज्यादा चलेंगे, क्योंकि इंडिया में जो मेजोरिटी फोन्स बिकते हैं ना 7,000 रुपए से लेकर 15,000 20,000 तक बिकते हैं। 20,000 के ऊपर वाले फोन्स इंडिया में बिकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं बिकते। इसलिए लग रहा है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से जो माइक्रोमैक्स और जो लावा है ना, ये शायद फ्लैगशिप फोन ना बनाए, लेकिन अगर बजट में ही थोड़े अच्छे फोन बनाए 10-15,000 20,000 में अगर अच्छी चीज अगर आपको देना तो वो एक है, क्योंकि हर कोई देखा तो इतना महंगा फोन प्रीमियम फ्लैगशिप आप भले ही उसमें आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें खर्च नहीं कर सकते इतना ज्यादा, और जब ज्यादातर लोग इतना खर्च नहीं कर पा रहे तो माइक्रोमैक्स लावा के लिए भी सही है ना कि थोड़े कम प्राइस में एक अच्छे फोन को बना जिससे
ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सके। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी सही चीज़ होती है। और इसके बाद हेमंत भाई का सवाल है कि व्हाट हैपन टू क्वालकॉम अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर अनाउंस विद स्नैपड्रैगन 865। तो देखा तो यार कंपनीज टू कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्वालकॉम का जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है, मतलब जो टेक्नोलॉजी होती है उसे इंप्लीमेंट करना काफ़ी महंगा होता है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। ऐसा हमने गैलेक्सी S10 आया था ना फोन, उसके अंदर देखा था, लेकिन उसके साथ नुकसान ये कि वो थोड़ा स्लो है, उसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। अंडर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी अभी के समय में जो चल रही है ना, वो चल रही है आपकी ऑप्टिकल वाली, जिसके अंदर लाइट का और जो कैमरा सेंसर होता है, कई बार मैक्रो कैमरा डिस्प्ले के नीचे लगा देते हैं तो उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अंडर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल थोड़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, वो फास्ट है, रिलायबल है और उसको इंप्लीमेंट करना सस्ता है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा सा स्लो है, कई बार इतनी एक्यूरेसी नहीं दे पाता और उसे इंप्लीमेंट करना महंगा है। इसलिए क्वालकॉम की जो अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी ना, वो मार्केट में तेजी से अपनी जो पकड़ होती है ना, वो नहीं बना पाई। इसके साथ वीनू भाई का सवाल ये है कि स्नैपड्रैगन एंड जियो अचीव 1 Gbps स्पीड इन 5G से, सो कैन यू टेल व्हाट ईयर शुड वी बाय 5G फोन्स? दिस इज ह्यूमर दैट वॉच डॉग्स लीजन विल रन 30 FPS इन नेक्स्ट जेन गेमिंग कंसोल, दैट ट्रू? तो एक बात बता देना चाहता हूँ 5G से रिलेटेड, तो 5G जो फोन है मैं कहूँगा कि अगले साल से खरीदना शुरू करना, और एक बार इंडिया में अगर ऑक्शन हो जाए 5G का, डेफिनेटली अगर ऑक्शन होता है तो मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा, सो सब्सक्राइब टू द चैनल। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर इंडिया में 5G का अगर ऑक्शन हो जाता है उसके बाद आप 5G फोन ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद एक बार क्लियर आपको पिक्चर मिल जाएगी इंडिया में कब 5G देखने को मिल रहा है। अभी के समय में 5G फोन लेने का सिर्फ एक नुकसान ये है कि बैंड्स का इशू है। इंडिया में जो बैंड्स है वो डिसाइड नहीं है। एक बार ऑक्शन हो जाने के बाद जो बैंड्स रिलेटेड चीज़ है वो क्लियर हो जाए तो एक बार बता पाना क्लियर हो जाए कौन सा फोन इंडिया में अच्छा है या नहीं अच्छा है। क्योंकि बात करें सबसे सस्ता 5G फोन इंडिया में नॉर्ड है, OnePlus नॉर्ड, एक ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, N78। ये फ्यूचर प्रूफ के नाम पे तो है कि 5G है, लेकिन इतना ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ नहीं है। तो एक बार क्लियर हो जाने दो पिक्चर, 2021 में ऑक्शन हो जाने दो, उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। वहीं बात करें आपका दूसरा सवाल की जो है वॉच डॉग्स लीजन को लेके, तो अभी यार बोला गया कि रेट रेसिंग के साथ 30 FPS सपोर्ट करेगा, तो एक बार गेम आ जाने दो, एक बार क्लियर हो जाने दो, शायद नवंबर तक सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो देखते हैं क्या रहता है। लेकिन अगर 30 FPS पे अगर वो चल रहा है, लेकिन एक 1080p 60 FPS का परफॉर्मेंस मोड दिया जा रहा है, या फिर एक ऐसा मोड दिया जा रहा है जहाँ पे आप 4K एट 60 FPS पे खेल सकते हो विदाउट रेट रेसिंग, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। शायद रेट रेसिंग कारण ये ना 30 FPS पे लॉक किया गया, क्योंकि आज के समय में जो RTX और रेट रेसिंग होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होती है। इसके बाद रौनक भाई का सवाल ये है कि व्हाट इज द बेस्ट टीवी अंडर 30,000 टू प्ले PlayStation 5? सच बताऊं, बेस्ट टीवी तो इंडिया में बहुत कम है, लाख रुपए के ऊपर एक भी टीवी नहीं है जो PlayStation 5 के लिए, क्योंकि PlayStation 5 हाई रिफ्रेश रेट, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, HDMI 2.1 को सपोर्ट करता है और किसी भी टीवी में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आपका सवाल है 30,000 के अंदर कौन सा टीवी लेना चाहोगे, मोटोरोला का टीवी यहाँ पे थोड़ा ठीक है। उस टीवी में आपको देखने को मिल सकती है लगभग 30,000 रुपये में डॉल्बी विजन, HDR जैसी टेक्नोलॉजीज, तो जो थोड़ा कंपेटिबल बना देती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो बजट टीवीज होते हैं, और जो बजट टीवीज होते हैं ना, ऐसे हाई एंड गेमिंग कंसोल के लिए होते भी नहीं। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, एक बढ़िया महंगा टीवी लो। PlayStation 5 के खुद सोनी ने अपने टीवी निकाल, लेकिन बहुत महंगे हैं, तो यार सीधी बात है यार, महंगा खर्चा है। लेकिन ऑब्वियसली आप किसी भी टीवी में चला सकते हो, 30,000 बजट है, या मोटोरोला का टीवी एक बार को रिकमेंड किया जा सकता है। इसके बाद आकाश भाई का सवाल ये कि कोलैब विद HFV अनबॉक्स, बिल्कुल भाई करेंगे यार। ऐसा है कि पिछले साल भी होने वाला था, लेकिन एग्जैक्टली उनका जो प्लान था वो ड्रॉप हो गया, लेकिन जैसे ही कोई आइडिया वगैरह आता है तो बिल्कुल करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप उनको भी तो जाकर बोलो यार, वो भी करे तो एक बात बारी बारी बराबर होती है। और वैसे तो आई एम ऑलवेज रेडी विद एनीवन फॉर एनी कोलैब। इसके बाद आकाश भाई का सवाल यह है कि मिर्जापुर 2 सीरीज कैसी लगी आपको, जरूर बताना, नॉन टेक है बट बताना। तो भाई मैं बता देता हूँ, मिर्जापुर सीजन 2 मेरे को ठीक लगा, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने अभी पूरा देखा नहीं, 6 एपिसोड्स देखे, बाकी 4 एपिसोड आने वाले समय में देखूंगा, लेकिन मेरे को ठीक लगा। पूरी कहानी कंटिन्यूएशन करो और एक अच्छा शो है, मतलब देखना चाहते हो देख लो। हाँ, लेकिन मतलब ईयरफोन लगा के मोबाइल फोन में कहीं कोने में बैठ के देखना, सबके साथ घर में स्पीकर लगा के बैठने वाली चीज नहीं है वो, समझते हो ना। और आखिरी सवाल है श्रेयस भाई को पूछ रहे कि वाई Zenfone 7 इज Zenfone Pro नॉट लॉन्च्ड इन इंडिया? यार इसका कोई रीज़न नहीं है। Asus वालों को पता नहीं क्या खा के बैठे, उन्हें क्या नशा कर लिया है। मतलब हम लोग बोलते रहते हैं वो Max Pro M3 लाओ, M3 लाओ, वो लेकर नहीं आए। इसके बाद Zenfone 7 से उम्मीदें थी, वो उसके बारे में कोई खबर नहीं आ रही हमें। शायद सुनने में आया नवंबर वगैरह में देखने को मिल जाए, लेकिन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो यार पता नहीं यार, Asus के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
साल में एक बार जागते, एक फ़ोन लॉन्च करते, उसके बाद सो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो लैपटॉप वगैरह वहाँ वाले उस मार्केट के अंदर अच्छा वो काम कर रहे हैं। लेकिन फ़ोन वाला मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर वो आज के समय में अगर अच्छे फ़ोन्स ले आए तो लोग हैं खरीदने को तैयार है Asus के नाम पे। यार यहाँ पे Asus के लिए एडवांटेज है, लेकिन वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूर से Zenfone 7 देखने को मिले। कुछ हिंट वगैरह तो देखने को मिल ही रहे हैं, देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक क्यों देखने को नहीं मिला क्या पता यार। तो यार ये कुछ सवाल हो जाते हैं आप लोगों के। वैसे अगर आप लोगों का ऐसे कोई सवाल है ना, ट्विटर पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं ट्वीट कर देता हूँ आज टेकी का। उसके नीचे अगर आप ट्वीट करते हो तो आपके जो क्वेश्चन है वो पिकअप हो जाते हैं। डेफिनेटली वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।